नमस्कार दोस्तों। मैं द नोटिस दोस्त फिर से आपको अपने इस नई वीडियो पर स्वागत करता हूं। इस वक्त आपके लिए कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? रोज़गार, खाना, घर, इलाज, बच्चों की फीस, उधारी, बेटे की शादी, कोर्ट की तारीख, प्रमोशन, इलेक्शन, ठेका, नई गाड़ी, बांग्लादेश से क्रिकेट में हार, देश की आर्थिक स्थिति, वगैरह वगैरह वगैरह। परंतु मेरे ख्याल से इस हम इंसानों के लिए इस वक्त इन सारे मुद्दों से लाखों गुना ज़्यादा ज़रूरी एक मुद्दा है, जो हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो हमारे जानने न जानने तथा हमारी अमीरी गरीबी से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस समय की देरी है। तो सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे हम ही तो है जो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसके बारे में सिर्फ जानकारी रखने से ही आधी जंग तो हम जीत लेंगे। तो सबसे अच्छी और हौसले वाली बात यह है कि इसको जानना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का विषय है ग्लोबल वार्मिंग। तो धरती पर हवा और महासागरों के औसत तापमान के बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो धरती पर इससे पहले भी कई बार औसत तापमान बदला था। कई बार हिम युग यानी कि आइस एज भी आया था। तो हमको मालूम है जब डायनासोर रहा करते थे। कई बार तापमान बढ़ा भी, जो वर्तमान से भी अधिक था, पर यह बदलाव बहुत धीमे हुआ था। तो इसमें लाखों करोड़ों साल लगे थे, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के हिसाब से हुआ था। लेकिन अब ये बदलाव बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया है। प्राकृतिक चक्र से इतनी जल्दी बदलाव आना संभव नहीं था। तो ये परिवर्तन आया है मानवीय गतिविधियों से, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज से। तो वैज्ञानिक बहुत चिंतित और विचलित हैं कि जलवायु जितनी तेजी से बदल रहा है, मनुष्य को उसके अनुकूल खुद को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। तो सन 1998 वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने मिलकर जलवायु विशेषज्ञों की एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया। तो इस मीटिंग में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC का गठन किया गया। तब से IPCC जलवायु परिवर्तन के नए नए तथ्यों का अध्ययन करता आ रहा है और दुनिया को इस विषय में दिशा निर्देश देता आया है। 2007 में IPCC ने अपना पहला रिपोर्ट दुनिया के सामने रखा, जिसका सार था पिछले 100 सालों में 0.74 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। तो दक्षिण गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर के तुलना में उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तापमान की वृद्धि ज़्यादा हुई है। तो महासागरों से ज़्यादा भू इलाकों में तापमान की वृद्धि ज़्यादा हुई है। तो 20वीं सदी के मध्य से तापमान में जल्दी बढ़ोतरी हुई है। तो अब जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। आपको मालूम है कि ग्रीन हाउस एक शीशे का घर होता है, जहाँ खास तरह के पौधे उगाए जाते हैं, जिनको एक कंट्रोल टेम्परेचर यानी कि एक नियंत्रित तापमान की ज़रूरत होती है। तो ग्रीन हाउस सूर्य के तापमान को अंदर सोख लेता है, पर उसके डूब जाने के बाद रात के वक्त भी उसकी गर्मी को पकड़े रखता है, क्योंकि वो शीशे का घर है। यानी कि वो गर्मी को आने तो देती है पर जाने नहीं देती। ठीक उसी तरह धरती की सतह में कुछ खास गैसें पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। तो सूर्य की किरणों को ये गैस धरती की सतह पर पड़ने देती है, और जब ये किरणें धरती की सतह से टकराकर वापस वायुमंडल की ओर प्रतिबिंबित होती है, तब उनकी गर्माहट को ये गैस फंसा लेती है। और इस तरह से ये गैस ग्रीन हाउस के शीशे की उष्मारोधित दीवार की तरह काम करती है। इसलिए इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट्स रखा गया है। इससे धरती की सतह में गर्माहट बनी रहती है तथा मनुष्य के रहने लायक बना रहता है। याद रहे कि ग्रीन हाउस गैस न होता तो धरती का तापमान 33 डिग्री कम हो जाता और कई प्राणी जाति बर्फ में जमकर मर जाते। तो ये खूबसूरत व्यवस्था तो प्रकृति की अपनी थी, इसलिए इतनी जीवनदायिनी थी। अब एंट्री होती है अपने हीरो की, जिसका नाम मनुष्य है। तो चलिए जानते हैं अपना हीरो क्या क्या गुण खिलाता है। समय 18वीं शताब्दी,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का समय, तो मनुष्य ने अपना ग्रीन हाउस गैस बनाकर वायुमंडल में छोड़ना शुरू कर दिया था। तो वैज्ञानिकों के अनुसार 1970 से 2004 तक मनुष्यों ने सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस बनाकर छोड़े। इसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, 80% बढ़ गया। आज वायुमंडल में जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है वो पिछले 6,50,000 वर्षों में नहीं था। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। कार, ट्रक, ट्रेन और हवाई जहाज जीवाश्म ईंधन जलाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने का एक और प्रमुख कारण है पेड़ और वनों को काटना। कटे और सूखे सड़े हुए पेड़ों को बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। तो जिंदा पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ऑक्सीजन बना देते हैं। तो इनको काटने से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ही रह जाता है। तो मीथेन पैदा होता है पशुधन के फार्मों से, भराव क्षेत्र यानी कि लैंडफिल से, तथा कोयले के खदानों से। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आता है एरोसोल स्प्रे और रेफ्रिजरेशन से। तो उपरोक्त मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस बहुत बढ़ गया है तथा और बढ़ रहा है। तो इससे धरती की सतह में जरूरत से ज्यादा गर्मी कैद हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। तो उम्मीद है आपको अंदाजा हो गया होगा कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव धरती के तापमान को और बढ़ना बहुत ही भयानक परिणाम लाएगा। तो उदाहरण के तौर पर आइस कैप्स, धरती के उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों में स्थायी रूप से जमे हुए बर्फीली इलाकों को आइस कैप्स कहा जाता है। ये गलना शुरू कर देगा तब समुद्र तल ऊंचा उठने लगेगा। क्या आपको मालूम है, फ्लोरिडा, बर्मुडा और बहामास में ऊंची जगहों पर प्राचीन कोरल्स मिले हैं जो सिर्फ सागरों में पाया जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि 1,30,000 साल पहले धरती का तापमान अधिक हो जाने के कारण समुद्र तल वर्तमान से 7 मीटर ज्यादा ऊंचा उठ गया था। ये सिर्फ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने का कमाल था। तो इन आइस कैप्स ग्लेशियरों में धरती का 75% साफ पानी जमा है। तो ये सारे गल जाएं तो समुद्र तल वर्तमान से 70 मीटर ऊंचा उठ जाएगा। तो IPCC की रिपोर्ट बताती है कि 1993 से हर साल 1.3 मिलीमीटर बढ़ रहा है समुद्र तल, यानी कि पिछले 28 सालों में समुद्र तल 36.4 मिलीमीटर ऊंचा उठा है। तो समुद्र तल बढ़ने के तटीय क्षेत्र जैसे बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, मालदीव, फ्लोरिडा, केरला आदि जैसे इलाके डूब जाएंगे। पेयजल, सिंचाई तथा पनबिजली पर निर्भर देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। चाकाल्टाया ग्लेशियर बोलिविया में है, ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा और खूबसूरत स्की रिजॉर्ट था, जहां हॉलीवुड की फिल्में भी शूट किए जाते थे, वो 2009 में पूरी तरह खत्म हो गया। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक भयावह नतीजा था। आंधी, तूफान तथा चक्रवात ज्यादा जोरदार, अक्सर और लंबा होने लगेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग बारिश पर भी बहुत बुरा असर करेगा। किन्हीं जगहों में बहुत ज्यादा और कहीं कहीं बहुत कम बारिश होगी। तो ऋतुओं के भी लक्षण और समय बदल जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं? तो दुनिया के 187 देशों ने 1997 को जापान के क्योटो में राष्ट्रसंघ एक विशेष सभा, जो द अर्थ समिट के नाम से मशहूर हुआ, इसमें एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से विख्यात है। उसके अनुसार 37 औद्योगिकृत देश, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन तथा यूरोपीय यूनियन ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए वचनबद्ध होंगे। तो साथ में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की तलाश और व्यवहार को प्राथमिकता दिया जाएगा। अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। वनांचल कटने से बचाने के लिए हर संभव कोशिशें की जाएंगी। तो नाइट्रोजन से बने खाद का व्यवहार कम किया जाएगा। तो सबसे बड़ी और चिंता की बात तो यह है कि ग्लोबल वार्मिंग अब एक कठोर वास्तव बन चुका है। इसलिए इसके साथ सामंजस्य रखकर चलने के लिए और भी नियम बनाए गए हैं। जैसे पानी बचाने के लिए कहा गया है एक जगह अलग अलग किस्मों की फसलें उगाना, बाढ़ प्रतिरोधी और नियंत्रण व्यवस्था करना, विभिन्न किस्म के ऊर्जा स्रोत का व्यवहार।
हाँ तो दोस्तों, ये सब चल रहा है दुनिया में हमारी नाक के नीचे। तो इसे जानकर क्या फायदा होगा? फायदा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अब आप छाती तान कर बोल सकोगे कि सारी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पेड़ हम काटने नहीं देंगे। चार धाम हो, हज हो या सेंट पीटर की चर्च जाना हो, सबसे बड़ा पुण्य तो होगा रोजाना 2 पेड़ लगाओगे तो आने वाली पीढ़ी तुमको दुआएं देगी। आपका नाम शहर के बीचों बीच स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। सरकार की हर नीति और कानून, दुनिया और समाज की हर बात को आप ग्लोबल वार्मिंग के चश्मे से देखना सीख लेंगे। धरती रहेगी तो मेले लगती रहेंगी। आप धरती माँ का सबसे अच्छा और सच्चा सपूत बन जाएंगे। तो देखा आपने दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की ये जानकारी आपके कितने काम आई। मैंने पहले ही कहा था कि ये जानने के लिए आपको पढ़ा लिखा अथवा धनवान होने की भी आवश्यकता नहीं है। अलबत्ता ये जानकारी आपको एक विश्व नागरिक बनने में मदद जरूर करेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को आज्ञा दीजिए। गुड बाय।